we already studied about the pointers. That pointer are some like special type of data type. So like the integer, float, character. So similarly, the pointer is a special type of data type in which you have to hold only the address value directly in a variable. So यानी जो variable है x is equals to 5 जिस तरह आप लिखते हैं, तो वो x is equals to एड्रेस, मेमोरी का एड्रेस अगर डायरेक्टली अपने पास रखे, सो दैट्स कॉल्ड द पॉइंटर वेरिएबल. विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर वेरिएबल यू कैन क्रिएट एनीथिंग लाइक पॉइंटर फंक्शंस आप बना सकते हैं, इसको एरेज में इस्तेमाल कर सकते हैं, और फर्दर हमारे पास एक स्ट्रक्चर्स का टॉपिक आएगा तो उसके अंदर भी हम यूज़ कर सकते हैं. सो पॉइंटर्स कैन बी यूज एनीवेयर सिमिलरली एज द अदर डेटा टाइप. सही ना. So this is the basic definition that has been written in this particular document, so you can read by yourself, and it is the same as given in the c++.com website as well. Okay, so it's a very small program. सही है ना, एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसके अंदर डिटेल में बताया गया है कि हाउ द पॉइंटर वेरिएबल इज़ रिएक्ट विद डिफरेंट स्कीम ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट. सही ना. इस पूरे प्रोग्राम को पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ डेव के कंपाइलर पे, देन इसको एग्जीक्यूट करके फिर वन बाय वन मैं आपको इसको शो कर दूँगा. Okay, this is a simple program related to the pointer. सही है कि एक मैंने एक नॉर्मल वेरिएबल लिया, assign the value x is equals to 4. Okay, so you can works in a pointer as like इधर characters में भी आप काम कर सकते हैं. characters में भी अगली हमारा नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक जो लैब होगी ना, उसके अंदर हम पॉइंटर्स में काम करेंगे, यानी मीन्स के करेक्टर पॉइंटर जो होंगे. यहाँ पे एक नॉर्मल वेरिएबल इंटीजर में लिया, इसकी कोई भी आपने वैल्यू दे दी 4. सही है. नेक्स्ट लाइन में मैंने इनको मैं एक ही लाइन में भी डिक्लेयर कर सकता हूँ, तो सिर्फ डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि जी ये पॉइंटर वेरिएबल है, नॉर्मल वेरिएबल है, सो आई एम डिक्लेयरिंग सेपरेटली. सो इंटीजर स्टैटिक पीटीआर के नाम से आई हैव डिक्लेयर्ड वन पॉइंटर वेरिएबल. वंस यू हैव डन दीज टू थिंग्स, सो right now at that particular moment there will be no any relationship between the pointer variable and the normal variable. सही ना, यानी मीन्स कि इसमें कोई रिलेशनशिप नहीं है. how you can create the relationship, it's created by this way, that you are going to take a pointer variable without any static here, यानी मीन्स के x is equals to 4 लेते हैं, उसी तरह हमने ptr को 4 को ptr लिखा. सही है. then equal का साइन, and it always hold the memory address. So if you want to copy the memory address into the pointer variable, you always write address operator then x, any and of x, to save the memory location of x pointer into the pointer variable. So now this is become a relationship. So you know how this relationship is look like. Let me use the paint software. लाइक मैं हर चीज़ इसको आपको इस तरह से ड्रॉ करके बता देता हूँ ताकि आपका ना कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो. इट्स अ वेरी लाइक अ ट्रिकी टॉपिक. सही है ना, यानी मीन्स के ये सबसे खुद यानी मीन्स के जितनी भी अब नेट पे सर्च करेंगे तो हर कोई ये कहेगा कि द मोस्ट डिफ़िकल्ट टॉपिक इन द C++ इज़ द पॉइंटर वेरिएबल. ऑल्दो कि मैं सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी लेवल पे करा रहा हूँ, अभी ये सारा इंट्रोडक्टरी लेवल का है. देयर विल बी नथिंग इन एडवांस इन दिस पर्टिकुलर थिंग. सो दिस इज़ माई मेमोरी लोकेशन, ईच साइज रिप्रेजेंटिंग 4 बाइट. सही ना, ये भी याद रखिएगा कि 4 बाइट रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि इंट लिया हुआ है. अगर यहाँ पे कैरेक्टर होता तो 1 बाइट का साइज़ होता, यहाँ पे शॉर्ट होता तो 2 बाइट का साइज़ होता, यहाँ पे अगर लॉन्ग होता तो 8 बाइट का साइज़ होता. ठीक है ना. तो ये साइज़ आप हमेशा इसको याद रखिएगा क्योंकि उसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी. तो वर्चुअली व्हाट इज़ गोइंग ऑन कि आपने एक एक्स वेरिएबल लिया. सही ना, एक एक्स वेरिएबल है, उसकी वैल्यू जो है वो 4 है, और लेट सपोज़ कि यहाँ पे इसका एक एड्रेस है, हार्डवेयर एड्रेस है 0x100 करके मैं ले लेता हूँ. ठीक है ना, ये इसका मेमोरी एड्रेस है.
Next thing, you have declared the pointer variable. So the pointer variable is somewhere here. Like जो मैं ये this is my memory that is representing my memory. This is the like the hardware address starting point, जो भी इसका starting point होगा. X is the virtual concept. ये virtual concept है जो कि हार्डवेयर में लाई नहीं करता, सही है ना. So just for explanation I'm showing here. अच्छा, आपने जब स्टैटिक पॉइंटर लिखा तो उसके साथ आपने कोई वैल्यू यहाँ पे असाइन नहीं की, तो यहाँ पे स्पेस जो है वो खाली रहेगी, सही है ना. और यहाँ पे इसका एक अपना एड्रेस आ जाएगा जो कि 0x104 होगा, सही ना. क्योंकि 100, 101, 102 एंड 103 4 बिट्स आर रिप्रेजेंटिंग दिस पर्टिकुलर 4 वैल्यू फॉर x, सही है ना. इसलिए जो नेक्स्ट एड्रेस स्टार्ट होगा 0x104 से होगा. और ये हमेशा एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में ही होते हैं, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर हो या डिसेंडिंग ऑर्डर हो, कोई ना कोई सीक्वेंशियल ऑर्डर होता है. इस तरह से यानी मीन्स कि ये मेमोरी के मेरे 3 लोकेशंस के एड्रेसेस हैं. अच्छा, उसके बाद फिर जब इस लाइन पे जब ये 2 लाइनें तो मैंने आपको ये इसमें ड्रॉ करके बता दी, सही ना. जब नेक्स्ट लाइन में आपने PTR इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ x किया, सो इट मीन्स व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग द PTR वेरिएबल द एड्रेस ऑफ x, सही ना. तो x का जो एड्रेस है वो है 0x100. सो दिस इज़ द वे दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग द 3 लाइन्स, यानी जो आपकी 3 लाइन है वो इस पर्टिकुलर चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, सही ना. So make sure you if whenever you like this will be test in your last assessment, but whenever such kind of question will become, so you can draw it by yourself. आपके पास एक पेन पेंसिल कॉपी होनी चाहिए जिसके ऊपर आप इसको ड्रॉ करके आपके माइंड में हो जाए कि कौन सा वेरिएबल किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है. नाउ कि अब ये शो कर रहा है कि x है, उसकी वैल्यू 4 है और उसका अपना एड्रेस ये है. PTR जो पॉइंटर वेरिएबल है उसके पास वैल्यू ये है, उसका एड्रेस ये है. इट मींस कि जब मैं PTR का एड्रेस प्रिंट अपना एड्रेस प्रिंट कराना चाहूँगा तो वो 104 देगा, और जब मैं इसकी वैल्यू प्रिंट कराना चाहूँगा तो वो 0x100 देगा मुझे, सही ना. तो ये यू ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग. अच्छा, अब एक एक करके सी आउट्स को यहाँ पे देखते रहते हैं और अकॉर्डिंगली मैं पहले इसका ओरली आपको आउटपुट बताता रहता हूँ, फिर उसको कंपाइल करके भी इसका आउटपुट बता दूँगा. वैल्यू ऑफ x ये कांस्टेंट है, आपने लिखा x, सही है ना. तो x इज़ अ नॉर्मल वेरिएबल, सो द फर्स्ट आउटपुट इज़ अ 4 आपको स्क्रीन पे प्रिंट करेगा, ठीक है. अब लिखा हुआ है एड्रेस ऑफ x, सही ना. एड्रेस ऑफ x का मतलब है कि x का अपना एड्रेस, सही ना. तो राइट नाउ इफ़ आई राइट डाउन हियर कि 0x100, सो दिस इज़ द एड्रेस ऑफ द x, सही ना. सो इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द इट डिस्प्ले द ओन एड्रेस ऑफ द x वेरिएबल. उसके बाद लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ PTR, सही ना. वैल्यू ऑफ PTR, वैल्यू का मतलब ये होता है कि वो चीज़ जो उसके अंदर मौजूद हो, सही है ना. सो द वैल्यू ऑफ PTR इज़, आपने लिखा PTR की जो वैल्यू है वो 0x100 है. सो इट मीन्स एड्रेस ऑफ x और PTR इनमें से अब कुछ भी आप लिखेंगे एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट तो ये ऑलवेज प्रिंट दिस थिंग, बट द लोकेशंस आर डिफरेंट, सही ना. लोकेशन दोनों की डिफरेंट हैं कि जब PTR करके लिखेंगे तो ये वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करेगा. एड्रेस ऑफ x लिखेंगे तो ये यहाँ से जो मेमोरी की लोकेशन है वहाँ से उस वैल्यू को फैच करके आपको डिस्प्ले करेगा, सही है ना. यानी मीन्स के वैल्यू सेम है लेकिन जो उनको पिक किया जा रहा है तो वो दोनों डिफरेंट हैं. यानी मीन्स के लोकेशन जो है वो दोनों डिफरेंट हैं, सेम लोकेशन नहीं है. अच्छा, फिर उसके बाद फिर जो नेक्स्ट हमारा आउटपुट है कि एड्रेस ऑफ एड्रेस ऑफ PTR, सही ना. एड्रेस ऑफ PTR मींस के जो PTR का वेरिएबल है उसका अपना एड्रेस प्रिंट करना है. तो उसका अपना जो एड्रेस है वो ये वाला है 104, सही ना. 104 जो है वो प्रिंट होगा, सही है. फिर वैल्यू डेट होल्ड्स PTR का जो वेरिएबल है उसके पास जो वैल्यू है उसको आपने प्रिंट करवाना है, डेट होल्ड बाय द PTR, सही ना. सो इट मीन्स के व्हाट इट विल बी डू, आपने लिखा स्टैटिक PTR, सही ना. जब भी स्टैटिक PTR लिखा जाता है तो वो क्या करता है कि सबसे पहले उसके पास जो मेमोरी एड्रेस जो सेव होता है अपने पास उसको एक्सेस करता है. उसको एक्सेस करने के बाद फिर उस लोकेशन पे जाता है, विच मीन्स कि अभी हम क्या कर रहे हैं, स्टैटिक PTR प्रिंट कर रहे हैं. तो स्टैटिक PTR क्या करता है कि सबसे पहले लेट मी चेक पेंसिल. जब स्टैटिक PTR की बात करते हैं तो सबसे पहले वो यहाँ पे जाएगा
इस एड्रेस को एक्सेस करेगा और फाइंड करेगा मेमोरी के किस हिस्से में लोकेट करती है, ये कहीं पे भी लोकेट कर सकती है। राइट नाउ वी जस्ट टेक अ सिंपल एग्जांपल, सो इट इज़ इजीली फैचेबल के अच्छा इसके पास ये एड्रेस है तो ये अपने एक्चुअल एड्रेस पे जाएगा। वंस इट इज़ गो टुवर्ड्स द एक्चुअल एड्रेस देन इट इज़ गोइंग टू एक्सेस दिस पार्टिकुलर वैल्यू। सो द आउटपुट ऑफ द लास्ट सी आउट इज़ वैल्यू डेट होल्ड्स द PTR इज़ 4, सही ना। तो इस तरह से ये वैल्यू को फैच कर रहा है, सही ना। तो एड्रेस के पास गया, उसके एक्चुअल एड्रेस पे गया और वहाँ से वैल्यू को फैच किया, सही ना। इट मीन्स के द एक्सेसिंग ऑफ द PTR एंड द वैल्यू ऑफ x इज़ द सेम, but if you are printing x C out x, so it is accessing directly, सही ना। Static PTR means you are accessing the value indirectly, सही ना। So this is the basic concept of the PTR, सही ना। पॉइंटर मैंने एक नॉर्मल फंक्शन क्रिएट किया है, सही ना। इसमें अभी मैंने पॉइंटर फंक्शन नहीं क्रिएट किया, मैंने आपको उसमें जो लेक्चर थे ना उसके अंदर दिखाया था पॉइंटर फंक्शन का एडवांटेज भी और पॉइंटर फंक्शन भी के जब आप इसके अंदर पैरामीटर लिस्ट लेते हैं int स्टैरिक कोई भी a करके तो ये पॉइंटर फंक्शन बन गया, सही ना। ये पॉइंटर फंक्शन कहलाएगा। राइट नाउ माय पैरामीटर्स आर एम्प्टी, सो इन केस ऑफ पैरामीटर्स आर एम्प्टी एंड द फंक्शन इज़ वॉइड, सो इट इज़ रिप्रेजेंटिंग के आप जो हैं सारा का सारा डेटा जो इनपुट भी लेंगे वो फंक्शन डेफिनेशन में लेंगे और उसका आउटपुट भी फंक्शन डेफिनेशन में ही आएगा, सही ना। जब इस तरह का फंक्शन लिखा हुआ हो तो आई एम रिपीटिंग द सेंटेंस अगेन, लिसन केयरफुली कि इफ़ यू आर राइट एनी फंक्शन स्टार्टिंग विद अ वॉइड गिव एनी नेम, सही है, ऑफ द यूज़र डिफाइंड फंक्शन और इसके अंदर पैरामीटर के अंदर कोई वैल्यूज़ नहीं है, सही ना। int a int b कुछ नहीं है, खाली है। तो इसका मतलब है कि इसका जो भी इनपुट का जो प्रोसीजर है फंक्शन डेफिनेशन के अंदर होगा, मेन से कोई भी वैल्यू पास ऑन नहीं हो रही, सही ना। अगर आपने मेन से वैल्यू पास ऑन करानी है टुवर्ड्स द फंक्शन डेफिनेशन, यू ऑलवेज राइट int a int b एंड सो ऑन, सही ना। इफ़ यू डू नॉट pass on any value, what is going to happen, like it just print the 5 values, 5 Couts की वैल्यूज़ इसने प्रिंट कर दी। फिर आपने फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया, हमेशा फंक्शन जो होगा अपनी जगह पे कॉल होगा, जैसे ही कॉल हुआ तो ये फंक्शन नीचे जाएगा। अब सारा का सारा जो इनपुट एंड आउटपुट का प्रोसीजर है वो यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है, सही है। ये चीज़ भी मैं ऑलरेडी आपको लेक्चर स्लाइड्स में बता चुका हूँ, लेकिन अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट इन दिस पार्टिकुलर लैब के आपने क्या किया कि एक यहाँ पे इंट आई डिक्लेयर किया, सही ना, एरे ऑफ साइज़ 5 जिसमें आपने डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ जो हैं वो यूज़र से इनपुट ले ली, ठीक है। देन व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर जस्ट डिस्प्लेइंग द आउटपुट। आप क्या कर रहे हो, आप कुछ भी नहीं कर रहे, आप डेटा डिस्प्ले करा रहे हो, सही ना। अब इसका भी मैं मेमोरी एड्रेस के साथ आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसकी जो मेमोरी एड्रेस है वो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है। कोड को मैं सामने कर लेता हूँ। कुछ इस तरह से, सही। ओके, सो दिस इज़ माई अगेन मेमोरी एड्रेस, ईच ऑफ साइज इज़ 4 बाइट्स, सही है। अच्छा, ये एरे ऑफ 0 लोकेशन, फिर इसमें मेरे पास वैल्यू है 13। इसके मैं मेमोरी साइजेस भी वो एड्रेस एक साइड पे मैं लिख दूंगा अभी, एरे ऑफ 1, इसमें आपके पास है 2, फिर एरे ऑफ 2 यहाँ पे है 76, एरे ऑफ 3 5, एरे ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 10, सही है।
अच्छा, इसके अगेंस्ट फिर मैं इनके जो एक नॉर्मल एड्रेस में लिख रहा हूँ लाइक अब इसका क्या होगा कि 4 ऐड करने ना, मैं 9 आ गया, फिर 10 9, फिर A B C D, सही है, फिर 0 X 1 D E F, फिर 11 12, इस तरह से, ठीक है। तो ये इनके अगेंस्ट जो है मैंने इनके हार्डवेयर एड्रेसेस जो हैं वो मेंशन कर दिए, सही ना। यानी मींस कि अगर मुझे एड्रेस ऑफ एरे ऑफ साइज़ 4 मालूम करना है तो उसका ये एड्रेस आएगा, सही है ना। एरे ऑफ साइज़ 0 का जो एड्रेस है वो ये वाला एड्रेस है, सही ना। और उनके अगेंस्ट जो वैल्यूज़ हैं वो मेमोरी के अंदर मेंशन है, क्योंकि हमारे पास एक नॉर्मल एरे है। नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखें कि मैं क्या कर रहा हूँ कि एरे एड्रेसेस और एरे वैल्यू दोनों प्रिंट करवा रहा हूँ, सही ना, कि एरे के एड्रेसेस क्या हैं और एरे की वैल्यू क्या है, सही ना। आप ये देखें कि जब मैंने सी आउट लिखा, सही ना, सी आउट लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा एरे, सही ना, एरे के राउंड ब्रैकेट्स नहीं लगाए। जब एरे के मैं राउंड ब्रैकेट्स नहीं लगाऊंगा, सही है, और सिर्फ एरे लिख दूंगा तो वो एड्रेस प्रिंट करेगा, उसका एड्रेस प्रिंट करेगा जो 0 लोकेशन पे एग्जिस्ट करता है, सही ना। 0 लोकेशन पे मेरे पास जो एग्जिस्ट कर रहा है वो कर रहा है 0x 100, सही ना। ये वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है मेरे पास 0 लोकेशन के ऊपर, और उसके साथ प्लस मैं कर रहा हूँ 1, सही ना। +1 का मतलब ये कि x की वो जो 1 की जो भी i की जो भी वैल्यू है वो मैं प्रिंट कर दूंगा। तो फर्स्ट टाइम मेरे पास i की वैल्यू जो है वो 0 है, सही ना। जब मैंने 0 इसमें ऐड ऑन किया तो वो हो गया 0x, यानी मीन्स के सेम ही रहा, यानी इस तरह से 0x 100। सो जो मेरे पास यहाँ पे जो वैल्यू प्रिंट होगी वो हो जाएगी 0x 100, जो मेरी मेमोरी की फर्स्ट लोकेशन होगी, सही है। उसके बाद एक टैब की स्पेसिंग आ रही है, और उसके बाद ये देखें कि ये मैंने क्या किया कि स्टैरिक लगाया है। स्टैरिक लगाया है एड्रेस प्लस वो एरे प्लस आई, सही ना। यानी मीन्स के एरे प्लस आई जब हमने किया तो हमारे पास ये चीज़ आई थी 0x of 100। इसके शुरू में लगा हुआ है स्टैरिक, सही है ना, विच मीन्स के इट्स लुक लाइक दिस, के आपने लगाया स्टैरिक ब्रैकेट 0x 100, सही है ना। तो वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है 2 वे कि 0x 100 की जो भी वैल्यू है उसको आपने स्क्रीन पे प्रिंट कराना है, सही ना। तो इसके पास जो वैल्यू मौजूद है इस एड्रेस पे वो है 13। सो 13 विल बी प्रिंटेड ऑन योर स्क्रीन, सही ना। 13 स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा, यानी मीन्स के इस एड्रेस के अगेंस्ट जो वैल्यू मौजूद है वो है 13, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास लूप में जब इंक्रीमेंट होगा तो लूप की वैल्यू हो जाएगी 1, सही ना। उसके बाद दोबारा सी आउट जब एग्जीक्यूट होगा तो एरे की वैल्यू मेरी वही है 0x 100, सही है, प्लस आ रहा है 1, सही है ना। यानी i की वैल्यू जब 1 हो जाएगी तो यहाँ पे 1 आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पे जो ये 1 की एडिशन परफॉर्म हो रही है ये एक तो इंटीजर टाइप में हो रही है, सही ना। इंटीजर i जो है वो इंटीजर में डिक्लेयर्ड है और वो एड्रेस के अंदर ऐड हो रहा है। जब वो एड्रेस के अंदर ऐड हो रहा है तो इट मीन्स इट इज़ एडिंग 4 बाइट्स, सही ना। ये बाइट्स की बात हो रही है। तो आप क्या कर रहे हो कि ये चीज़ परफॉर्म हो रही है, सही है ना, कि 1 × 4 then it will be add into the first location of the address, so it gives you output of 0x104, सही है ना। ये आपको आउटपुट दे रहा है और यही आउटपुट जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। वंस इट इज़ प्रिंटेड देन वी आर गोइंग टू प्रिंट द वैल्यू, सही ना। इट इज़ रिप्रेजेंटिंग नाउ स्टैरिक 0x104, इस तरह से, सही है। फिर यानी मीन्स के अब वो क्या कह रहा है कि जो भी जो एड्रेस है 0x104 उसकी
अंदर जो वैल्यू मौजूद है उसको प्रिंट करवाना है। तो 0x10 के 4 के अंदर जो वैल्यू मौजूद है वो है 2। तो स्क्रीन पे आपके पास इस पार्टिकुलर एड्रेस के अगेंस्ट आपके पास वैल्यू 2 प्रिंट हो जाएगी एंड सो ऑन, इसी तरह सारी वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगी। लेट मी एग्जीक्यूट दिस पार्टिकुलर प्रोग्राम कम्प्लीटली सो यू कैन ईजीली सी द पार्टिकुलर आउटपुट के ये देखें इसका जो आउटपुट आया हमारे सामने कि x सबसे पहले वैल्यू ऑफ x, आप x से वैल्यू प्रिंट करा रहे हो, स्क्रीन पे 4 प्रिंट हो गया, सही है। फिर एड्रेस ऑफ x, सही ना, एड्रेस ऑफ x इज़ 0x24FE3C की लोकेशन को उसने ये जो एक्चुअल x की एड्रेस की लोकेशन है वो प्रिंट करवा दी, ये उसकी वैल्यू है, ये उसकी एड्रेस लोकेशन है, सही है। फिर आपने PTR के पास जो वैल्यू है वो प्रिंट करा दी, सही ना। PTR के पास वैल्यू क्या है, x की ऑलरेडी, यानी आपने एड्रेस ऑफ x जो था PTR को असाइन कर दिया, तो इसी वजह से वही सेम एड्रेस जो है वो प्रिंट हुआ, सही ना। ऊपर जो उसने एक्सेस किया वो हार्डवेयर से एक्सेस किया, हार्डवेयर की लोकेशन से। ये वाला जो इन्फॉर्मेशन उसने एक्सट्रैक्ट की वो PTR की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट किया, बोथ आर द सेम थिंग, सही है ना। उसके बाद फिर उसने नेक्स्ट लाइन में आप देखेंगे PTR का अपना ज़ाती एड्रेस जो था वो प्रिंट किया, यानी FE30 आ रहा है इसका अपना ज़ाती एड्रेस, सही है ना। यानी मीन्स के इट्स शोइंग दैट द मेमोरी इज़ अरेंज इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर, सही ना। यानी मीन्स के हायर से लोअर के ऊपर जा रहा है, सो इट्स डजेंट मैटर कि हायर से लोअर पे जाए, लोअर से हायर पे आए, लेकिन एक सीक्वेंस में ही होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आखिरी जो था उसमें हम वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं, तो हमने PTR के थ्रू जब वैल्यू प्रिंट कराई तो हमारे पास 4 आ गया, यानी मीन्स के दिस इज़ डायरेक्टली एक्सेसिंग, दिस इज़ इनडायरेक्टली आउटपुट। आखिर में सिंपल हमने एरेज़ की लोकेशंस और उनके आउटपुट प्रिंट करवाएं, सही ना। तो आप ये देखें 00D जो आखिरी के मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ, सही ना। अब आप ये देखें कि अगर इस मेमोरी को देखें तो जो मैंने इंडिविजुअल वो लिए थे तो उसका एक अलग सीक्वेंस थोड़ा सा है, सही ना। आप इसका देखें जो मैंने एरे के अंदर लिए तो उसका एक अलग एक सीक्वेंस है, सही ना। तो जब भी आप एरे के अंदर खासकर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं 10, 20, 30, तो वो मेमोरी में एक साथ एक ही लोकेशन पे रिप्रेजेंट करता है। ज़रूरी नहीं है कि वो जहाँ पे आपने एक इंडिविजुअल वेरिएबल लिए वो और ये दोनों करीब करीब हों, ऑल्दो इट लुक लाइक्स के नियर टू ईच अदर, बट here you can see that 24F, then here is E and here is a D, सही ना। So there is a little bit distance between the individual variables, but right now if you can see 0, 4, 8, C and 0 location, so it comes always in the sequential order कि sequential order में 4 बाइट के डिस्टेंस के साथ आपके पास हर एरे की एक लोकेशन आ रही है, यानी मीन्स के जो 13 है वो हार्डवेयर की इस लोकेशन पे सेव है, 2 हमारे पास इस लोकेशन पे सेव है, 76S एंड सो ऑन, सही ना। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, दिस लैब इज़ कंप्लीट, ये लैब हमारी कंप्लीट हो गई है। एनी क्वेश्चन? रिपीट लास्ट, यानी मीन्स के जो आप कह रहे हैं एरे को रिपीट कर दूँ, देखें मैं रिपीट कर देता हूँ दोबारा एरे को ना। सामने आपके ये फिगर भी खोल लेता हूँ, सही है ना। ओके, लाइक देयर इज़ अ C, सही है ना। मैंने 5 की स्पेसिंग दे दी है, तो उसको आप देख लीजिएगा कि रफली मैंने अपना रफ एस्टिमेट किया था, तो स्पेसिंग ज़्यादा हो जाए डजेंट मैटर, लेकिन कम नहीं होनी चाहिए, सही ना। यहाँ पे मैंने D से स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे C से स्टार्ट हो जाना चाहिए था, और फिर इसी तरह यहाँ पे 0 पे स्टार्ट हो जाना चाहिए था, डजेंट मैटर, सही ना। लेकिन बस ये याद रखना है कि ये स्पेस 4 बाइट्स की स्पेसिंग ले रहा है, ये 4 बाइट्स की 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 ले रहा है, सही ना। ये एक हमारा वर्चुअल एड्रेस होता है जो कि हम अपनी प्रोग्रामिंग में डिफ़ाइन करते हैं। दिस इज़ द रियल वैल्यू डेट ऑलवेज बी स्टोर इनसाइड द मेमोरी, सही है ना। और हर मेमोरी के अगेंस्ट उसका एक अपना एड्रेस होता है, सही ना। अब ये जो 13 है ये बेसिकली 100 से शुरू हो रहा है, 101, 102, 103 इन सब को मिला के ये वैल्यू सेव कर रहा है। लेट सपोज के 100 गज के प्लॉट हैं, सही है ना। तो
400 गज के प्लॉट यानी 400 स्क्वायर यार्ड के ऊपर हमारे पास एक इंटीजर की वैल्यू जो है वो सेव होती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ परफॉर्म हो रही है। तो हमेशा ये होता है कि हम चारों एड्रेसेस रिप्रेजेंट नहीं करते, एक एड्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं, सही ना। सो वॉट एवर द फर्स्ट एड्रेस दैट हैज़ बीन कम, तो वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट दैट पर्टिकुलर एड्रेस फॉर द वन सिंगल वैल्यू, सही ना। बट इट ऑल्सो होल्ड 101, 102 एंड 103 फॉर वैल्यू ऑफ 13। इस तरह से ये काम चल रहा है। अच्छा, अगर ये चीज़ क्लियर हो गई तो नीचे मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, यानी मीन्स कि कैसे एड्रेसेस को प्रिंट कर रहा है और कैसे उनकी वैल्यू को फैच कर रहा है। इन द लास्ट थ्योरी आई टोल्ड यू कि व्हेन एवर यू कैन राइट एरे, यानी आपने एरे लिया, उसमें स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाए और डायरेक्ट एरे को प्रिंट किया, सही ना, तो इट ऑलवेज प्रिंट द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट लोकेशन ऑफ द एरे। यानी मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास 13 की वैल्यू है ना, तो वो एरे जो है वो 13 की वैल्यू को प्रिंट कर रहा है, सही ना। लेट मी मेक अनदर प्रोग्राम टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड के व्हाट्स इज गोइंग ऑन, कि इसको अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। जो मैंने बर्नार्ड श्रॉप की बुक बताई हुई है, सही ना, उसके अंदर इस चीज़ को रीड कर लें। तो अगर उसमें ना समझ में आए तो C++ का ट्यूटोरियल है, उसको अच्छी तरीके से रीड आउट ज़रूर कर लें, सही ना, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए इसमें एरेस पॉइंटर में। अच्छा, इसमें कर देता हूँ मैं, ये मैंने एक एरे क्रिएट किया, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ ले ली, सी आउट, इससे पहले मुझे लूप लेना पड़ेगा क्योंकि इंटीजर एरे में हमेशा आपको लूप से ही इनपुट आउटपुट कराना होता है। इस प्रोग्राम से आप लोग बहुत अच्छी तरह फेमिलियर हैं कि आपने डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ दे दी एक एरे को, सही है ना, और उस वैल्यूज़ को आपने प्रिंट करवाना है, सही ना। तो ये देखें कि आपके सामने ये वैल्यूज़ प्रिंट हो गई कि 566 आपकी स्क्रीन के ऊपर सामने ये आउटपुट आपके पास आ रहा है, सही ना। 3 डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ जो मैंने ली थी सीक्वेंशियल ऑर्डर में वो प्रिंट हो गई। इट मीन्स कि दिस इज़ अ 0 लोकेशन, दिस इज़ 1 लोकेशन एंड दिस इज़ अ 2 लोकेशन, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं लूप हटा देता हूँ और यहाँ से ना मैं ब्रैकेट भी हटा देता हूँ। ये मैंने ब्रैकेट भी हटा दी है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सिर्फ ए लिख के जब मैं इसको सिर्फ कंपाइल करता हूँ तो ये आप देखेंगे मेरे पास कोई एरर नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है। इसका मतलब है कि जो भी मैंने कोड लिखा है वो सही लिखा है। हो सकता है कि लॉजिकल मिस्टेक हो लेकिन सिंटैक्स एंड सिमेंटिक एरर नहीं है, सही है ना। अच्छा, तो अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप इसका जो आउटपुट देखेंगे तो वो आपको एक एड्रेस लोकेशन नज़र आ रहा है, सही ना। दिस इज़ एन एड्रेस लोकेशन। 0x के से जब भी कोई चीज़ वैल्यू शुरू हो रही है तो इसका मतलब है इट्स अ हार्डवेयर एड्रेस, सही ना। सो इफ़ इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द हार्डवेयर एड्रेस सो इट मीन्स कि जो आपने ए प्रिंट किया उसने कोई वैल्यू इनमें से प्रिंट नहीं की, लेकिन जो भी इसका फर्स्ट वेरिएबल था उसका हार्डवेयर एड्रेस प्रिंट कर दिया। यानी मीन्स के 40 की लोकेशन पे, यानी 24FE यानी हेक्साडेसिमल एड्रेस होता है, तो इस एड्रेस की लोकेशन पे इसने क्या किया कि 5 जहाँ पे सेव है उसकी 0 लोकेशन का एड्रेस है वो प्रिंट कर दिया, सही ना। आप इसको इसको अगर एक नॉर्मल वे में अगर प्रिंट करवाना चाहें कि आपने यहाँ पे लिखा 0 और एंड का साइन लगा दिया, सही ना। अगर एंड का साइन नहीं लगाते तो इसका मतलब है अब ये वैल्यू प्रिंट करेगा, सही ना। 0 लोकेशन का मतलब क्या है कि 5 स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। ये देखिए 5 स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो गया है, 5 आपके सामने प्रिंट है। अच्छा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जिसका एड्रेस प्रिंट करवाना चाहें तो एंड का साइन लगा देंगे और उसके बाद जब आप इसको रन एंड एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके सामने वही एड्रेस जो थोड़ी देर पहले प्रिंट हुआ था वही सेम का सेम एड्रेस प्रिंट हो जाएगा, सही ना। सो इसका मतलब ये है कि अगर आप 0 लोकेशन, इस पर्टिकुलर लोकेशन का एड्रेस प्रिंट करवाना चाहते हैं तो ईदर यू कैन राइट दिस वे, इस तरह से लिख दें, या सिर्फ
आप ए लिख दें, सही है ना, ए लिख दें या एंड ए ऑफ साइज 0 लिख दें, दोनों का आउटपुट ए की जगह से वो एड्रेस प्रिंट करवा देगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं, अब मैं ये सब हटा देता हूँ, ये मैंने लिखा, सही है, अब मैंने लगा दिया लूप, सही है ना, लूप लगाया और अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो अब ये क्या कर रहा है, देखें इसका आउटपुट आएगा और मेरे पास एक ही एड्रेस को 3 दफ़ा प्रिंट कर रहा है, सही ना, 40 को 40 को 40 को, यानी मीन्स के 0 लोकेशन के एड्रेस को वो 3 टाइम्स प्रिंट कर रहा है, क्योंकि मैं इस पार्टिकुलर आउटपुट में कोई चेंजिंग परफॉर्म नहीं कर रहा, सही है ना, यानी मीन्स के एक ही एड्रेस को मैं 3 दफ़ा प्रिंट करा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ लूप। अगर आप ये चाहते हैं कि जी आपके पास ये तीनों वैल्यूज़ के एड्रेसेस प्रिंट हो, आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह से पहले तो ये लिखना पड़ेगा एड्रेस ऑफ आई, सही ना। अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो ये वैल्यू प्रिंट करेगा, लेकिन आपने अगर एड्रेसेस प्रिंट करने हैं तो आप यहाँ पे एंड का साइन लगा देंगे, एंड का साइन लगा देंगे तो इस सूरत में अब आपके पास तीनों लोकेशन के एड्रेसेस जो हैं वो अलग अलग आ जाएंगे, 40, 44, 48, सही ना, तीनों लोकेशन के अलग अलग एड्रेसेस आपके सामने प्रिंट होगा। अच्छा, अब मैं जो इसमें लैब के अंदर जो चीज़ परफॉर्म कर रहा हूँ वो कुछ ये कर रहा हूँ कि बजाय इसके कि मैं स्क्वायर ब्रैकेट और एंड साइन लगा के मैं कोई चीज़ प्रिंट करवाऊँ, मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ कि ए और उसके अंदर प्लस आई लिख रहा हूँ, यानी मीन्स के ए प्लस आई एक साथ कर रहा हूँ, यानी ये ए जो है वो एक एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि मेरे 0 लोकेशन का एड्रेस है। एड्रेस के अंदर मैं एडिशन परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं वैल्यू के अंदर नहीं, मैं एड्रेस के अंदर एडिशन परफॉर्म कर रहा हूँ, एड्रेस में एडिशन परफॉर्म हो सकता है, सही ना। सो अब क्या होगा कि इसका भी वही आउटपुट आएगा जो मैं एंड लिख के और आपके सामने शो कर रहा था, 40, 44, 48, सही ना, एड्रेस ही आपके पास आ रहा है, सही ना। लेकिन अगर मैं इसके शुरू में एक स्टैरिक लगा दूंगा, सही ना, स्टैरिक लगा दूंगा, अब क्या होगा कि ये क्या करेगा, जो भी मेरे पास जो एड्रेस जो पहले प्रिंट हो रहे थे, 3 एड्रेस प्रिंट हो रहे थे, उन एड्रेस की लोकेशन पे जो वैल्यू सेव हैं अब उनको प्रिंट करेगा, यानी मीन्स के वैल्यूज़ हमें पता है कि 566 सेव हैं उन पार्टिकुलर एड्रेस के अगेंस्ट, तो अब जो है 566 जो है वो प्रिंट हो रहा है, सही ना। ये 566 आपके सामने आउटपुट आ गया। ये बेसिकली अब ये जो सी आउट की स्टेटमेंट है ये रिप्रेजेंट कर रही है कि इनडायरेक्टली, यानी मैं इनडायरेक्टली वैल्यूज़ को एक्सेस कर रहा हूँ, सही ना। डायरेक्ट मेथड मेरा क्या है कि सी आउट ए ऑफ आई, यानी इस तरह से अगर मैं लिखता हूँ तो ये मेरा डायरेक्ट मेथड है, ये भी मेरे पास वैल्यू ही प्रिंट कर रहा है, ये भी मेरे पास वैल्यू प्रिंट कर रहा है, जो कि इनडायरेक्ट मेथड है। इनडायरेक्ट से मुराद ये पहले एड्रेस लोकेशन पे जा रहा है, वहाँ से वैल्यू को फैच करके दे रहा है, सही ना। सो दिस इज़ द वे टू रिप्रेजेंटिंग द एरे पॉइंटर्स। कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी। जी उसामा, क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो इसको हम लोग कल भी, मैं अगर थोड़ा सा एरे की ना वो पॉइंटर्स की मेरी एक स्लाइड रह गई है, तो कल जो हम थोड़ा सा थ्योरी कवर करेंगे तो उसके अंदर पॉइंटर से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर स्टिल एनीवन हैज़ क्वेश्चन सो आस्क मी, अदरवाइज आई विल गोइंग टू एक्सप्लेन यू द टास्क, सो यू कैन अटेम्प्ट द टास्क लेटर, मे बी ऑन द वीकेंड और वेन एवर यू हैव टाइम, तो आप अपना टास्क अटेम्प्ट कर लीजिएगा, फिर ताकि मैं वो शेयर करवा दूँ आपके पास जो असेसमेंट के लिंक्स हैं आज के। सर हमारे जो असेसमेंट 2 है वो नेक्स्ट वीक तो नहीं है ना? एक वीक के गैप के बाद है, नेक्स्ट वीक कोई असेसमेंट नहीं है, लेकिन नेक्स्ट वीक वही है कि कोई क्विज़ लेना चाहे, कोई असाइनमेंट लेना चाहे कि आपका असाइनमेंट जो है वो मैंने अपलोड करना है, वो मैं अपलोड कर दूंगा, टाइम मैं ज़्यादा दे दूंगा असाइनमेंट सबमिशन का, उसके लिए परेशान ना होइएगा। नेक्स्ट वीक कोई नहीं है। सही है, लास्ट असाइनमेंट होगा? लास्ट असाइनमेंट होगा। ओके सर। अच्छा, अगर से कोई नहीं है सवाल तो ज़रा टास्क को देख लें ज़रा। जी सर आपने क्विज भी लेना था नेक्स्ट वीक। सही, वो फिर कल डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, क्विज भी मैं ले लेता हूँ, क्विज ले लेता हूँ ताकि एटलीस्ट ये 3 क्विज हो जाते हैं, तो उसमें से बेस्ट ऑफ 2 मैं काउंट कर लूँगा। वो फिर कल डिस्कस कर लेते हैं। असाइनमेंट का तो ये है ना कि असाइनमेंट में तो आपके पास एटलीस्ट कि 2 हफ्ते का तो मैं टाइम दे दूंगा, सही ना, 2 वीक्स में आप कभी भी जमा करा दें।
क्विज़ का तो वो है ना कि नेक्स्ट वीक ही लूँगा क्विज़, यानी मीन्स कि आज जिसमें 15 है तो 22nd को मैं क्विज़ लूँगा, और इस वीक में तो कोई आपका असेसमेंट नहीं होगा। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए असेसमेंट है, क्योंकि ये याद रखिएगा असेसमेंट दोबारा से नहीं होगा। क्विज़ जिस तरह मैं मेकअप क्विज़ ले रहा हूँ, जिन्होंने मिस कर दिया है, ठीक है ना, उनका मैं ले रहा हूँ, तो असाइनमेंट का भी ये है कि ड्यू डेट के साथ जमा हो जाएगा, लेकिन असेसमेंट की कोई ड्यू डेट का चक्कर नहीं है। वो आपको जो टीचर ने जो भी आपको एग्जैक्ट टाइम बताया है उसी टाइम पे वो शुरू होगा, जो एंडिंग टाइम बताया उस टाइम पे एंड हो जाएगा, सही ना। उसको दोबारा से मेकअप नहीं होगा अनटिल और अनलेस के बहुत ही कोई एक्सट्रीम कंडीशन हो तो। ओके, फिर मैं आई कम टुवर्ड्स द टास्क। ओके, task is a little bit tricky and it is relevant to the my lecture slide that I have shown you in which we have created a medical application। सही ना, उसमें क्या था कि एक फंक्शन था, एक जनरल मेडिकल के नाम से मैंने फंक्शन बनाया था। रीडिंग उसको मैंने नाम दिया था, रीडिंग का नाम इस वजह से दिया था कि जनरल नाम हो, ताकि इट विल बी यूजिंग फॉर टेम्परेचर एज वेल एज द पल्स रेट, सही ना। यानी मीन्स के एक इनपुट हम ले रहे थे, सही है, सी इन की कमांड से, और वो 2 वे कम्युनिकेट कर रहा था। वो हमें टेम्परेचर के लिए भी वही वेरिएबल्स के थ्रू हम इनपुट ले रहे थे, टी वेरिएबल था शायद आई हैव डिक्लेयर्ड, और वही वेरिएबल हमारा पल्स रेट के लिए भी काउंट कर रहा था। सेम वे यू हैव टू क्रिएट अ बेसिक कैलकुलेटर, सही है ना। बेसिक कैलकुलेटर बनाना है वही कि उसमें 4 ऑप्शन होने चाहिए, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन। यानी मीन्स के क्रिएट अ बेसिक कैलकुलेटर पॉइंटर फंक्शन क्रिएट करना है, सही ना। यानी एक ही फंक्शन क्रिएट होगा, एक फंक्शन क्रिएट होगा पॉइंटर फंक्शन का, डेट एक्सेप्ट अ सिंगल वैल्यू 1 by 1, सही ना। यानी मीन्स के आपने एक पहले वैल्यू लेनी है, फिर आपने बताना है कि उसमें एडिशन परफॉर्म करना है, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है, डिवीजन परफॉर्म करना है। एंड द इनपुट व्हेन यूज़र प्रेस टोटल ऑप्शन फ्रॉम द मेन्यू, यानी मीन्स के टोटल से मुराद के इक्वल का साइन, सही ना, कि अगर इक्वल का साइन आ रहा है तो आपने इनपुट लेना स्टॉप कर देना है। लेट मी जस्ट शो यू द कोड तो नहीं शो कर रहा है, इसका जो आउटपुट है वो मैं शो कर रहा हूँ। आउटपुट में शो कर देता हूँ आपको थोड़ा सा, ताकि आपको ना एक आइडिया हो जाए कि मैं क्या रहा हूँ इस टास्क, इसको ज़रा देख लें, सही ना। सो एक मैंने जर्नल से एक जल्दी से कोड बना दिया आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। कुछ वेरिएबल जो हैं वो आपके सामने विजिबल भी हैं, इसमें मैंने वाइल का लूप यूज़ कर लिया। सो इट्स नॉट, अब ये आपके ऊपर मैं ओपन छोड़ रहा हूँ, सही ना। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप वाइल का यूज़ करें, आप डू वाइल भी यूज़ कर सकते हैं, फॉर भी यूज़ कर सकते हैं। मेन्यू क्रिएट कर रहा हूँ तो मेन्यू जो होता है वो डू वाइल के लूप से ज़्यादा अच्छा क्रिएट हो जाता है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है। यहाँ पे मैंने क्या किया कि मैंने लिखा है कि प्रेस 1 फॉर एडिशन, प्रेस 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, प्रेस 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन, प्रेस 4 फॉर डिवीजन एंड प्रेस 5 फॉर टोटल। सो दिस इज़ अ टोटल थिंग दैट आई एम सेइंग इन दिस पार्टिकुलर टास्क। यहाँ पे जो टास्क लिखा हुआ है इसको मैं बंद कर देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे कि एंटर योर ऑप्शन, सही ना। मैंने लिखा कि प्रेस 1 किया, 1 का मतलब ये कि मैं अब जो इनपुट ले रहा हूँ वो एडिशन के लिए ले रहा हूँ, सही है ना। सो मैंने ले लिया 8, मैंने 8 प्रेस कर दिया। उसके बाद जैसे ही एंटर प्रेस किया तो उसने मुझे टोटल टी, यानी मीन्स कि टोटल वैल्यू मेरी 8 शो कर दी, और उसके बाद दोबारा से मेरा मेन्यू स्टार्ट कर दिया। आप चाहे यहाँ पे क्लियर स्क्रीन भी कर सकते हैं, जो मैंने बताया था ना system.cls, वो आप यूज़ कर सकते हैं ताकि स्क्रीन क्लियर हो जाए, सिर्फ टोटल आपके पास डिस्प्ले हो रहा हो और ऑप्शन आपके पास दोबारा आ रहे हो। फिर मैं प्रेस करता हूँ, लेट सपोज कि मैंने प्रेस किया 2, सही ना। 2 का मतलब है सब्ट्रैक्शन, तो मैंने जब इस सब्ट्रैक्शन करके ये एंटर किया, मैं वैल्यू दे रहा हूँ, मैंने दी 5, मैंने 5 दिया, एंटर प्रेस किया, तो अब मेरे पास ये टोटल ओके मैंने प्रिंट नहीं करवाया, आप चाहें तो यहाँ पे प्रिंट करवा लीजिएगा, तो विच मीन्स के अब आपके पास यहाँ पे 3 आना चाहिए, सही ना। अभी मेरा प्रोग्राम स्टिल कंटिन्यूशन के अंदर है, सही है ना। अब मैं क्या करता हूँ, प्रेस 3 कर देता हूँ। मैंने प्रेस 3 किया तो अब मुझसे बोलेगा कि ये आपके पास जो भी वैल्यू है उसको टोटल से मल्टीप्लाई करना है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2, तो मेरे पास यानी मीन्स के 8 में से अगर मैंने 5 माइनस की है तो मेरे पास बचा 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका मतलब होगा 6, सही है ना। तो इस तरह से ये t = 6 मेरे पास स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। ये प्रोग्राम कंटिन्यूटेड चल रहा है। मैं जैसे ही 5 प्रेस करूँगा तो 5 जो है मेरा इक्वल का काम कर रहा है। मैंने 5 प्रेस किया तो टोटल इज 6, यानी मीन्स आपने देख लिया कि पहले 8 में से 5 माइनस हुआ, फिर 2 हुआ और 6 आ गया, सही ना। ये सारा का सारा काम जो है वो मैंने पॉइंटर फंक्शन से किया है, सही है।
इसके अंदर एक ही सीन का ऑप्शन होगा, यानी मीन्स कि आपने जो इनपुट लेना है वो एक वेरिएबल से लेना है और उस वेरिएबल का आपने पॉइंटर से ना रिलेशनशिप क्रिएट कर देना है। इट मीन्स के एक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के मेरे वेरिएबल्स होंगे। जब मैं एडिशन की तरफ जाऊंगा तो आप क्या करेंगे कि उसका जो इनपुट लेने वाला मेरा पॉइंटर है उसका एड्रेस जो है आप उससे शेयर कर देंगे ऐड के इनपुट से। अगर मैं सब्ट्रैक्शन की तरफ जाता हूँ तो सब्ट्रैक्शन की तरफ हो जाएगा। इसमें इफ़ एंड एल्स का इस्तेमाल है, इसमें इफ़ एंड एल्स का इस्तेमाल है, डू वाइल का इस्तेमाल है, पॉइंटर फंक्शन का इस्तेमाल है और सिर्फ एक दफ़ा इनपुट लेना है। सीधा लाइक द लेक्चर स्लाइड ऑफ सेकंड लास्ट स्लाइड है मेरे ख्याल में, जिसके अंदर मैंने पॉइंटर फंक्शंस को डिस्कस किया है। तो उस स्लाइड को देखते हुए आपने ये टास्क परफॉर्म करना है। इज़ इट ओके? यस सर। अगर अभी भी कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन है पूछ लें, वरना अदरवाइज आई एम गोइंग टू शेयर द लिंक्स एंड द लिंक्स विल बी वर्क्स एज पर द टाइम मेंशन इन द लाइक व्हाट्सएप पे भी मैंने मेंशन किया था। अभी मैं दोबारा से शो कर देता हूँ कि किस टाइम पे वो शुरू होगा, किस टाइम पे वो ख़त्म होगा। सर ये टास्क आपको कब जमा कराना है? ये 2 वीक्स का टाइम है, बल्कि ये टास्क 13 है ना। अब मैं आपसे, अब ये मैंने आपसे लैब जो है ना 1 से लेके 10 तक मांगी है, ठीक है ना। लेट्स सपोज कि अगर आपने 2 लैब्स, कुछ लोगों ने मुझे बहुत सारे, एक तो मैसेजेस इतने ज़्यादा आ जाते हैं कि मुझे सब कोशिश करता हूँ मैं सबके जवाब दे सकूँ, सही ना। तो इन केस अगर मैं ना दे सका तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी और यू कैन आस्क मी हियर कि इफ़ आई डिडंट आंसर योर क्वेरी। सो कुछ लोगों ने बोला कि हमने 2 लैब्स अलग से परफॉर्म की हुई थी, वो अब हमारे पास नहीं है, वो हमारे पास लैब फाइल में। तो इट्स ओके, मिस शालिनी के पास आपकी लैब फाइल शायद मौजूद हैं। लैब्स के मार्क्स जो हैं वो आप वही फाइनलाइज़ करेंगी, ठीक है ना, मैं उनको कंप्लीट करके दे दूँगा। तो अगर आपके पास 3 से लेके 10 तक हैं तो वो एक साथ आप एक ही उस फोल्डर में अपलोड कर देंगे, सही है। फिर हम लोग जब मैं ये अभी टास्क 13 अभी मुझे नहीं चाहिए, आप अपने पास करके रख लें। इफ़ यू आर श्योर कि यू हैव डन करेक्टली, सेव इन योर सिस्टम, सही ना। जब हम 15 लैब्स परफॉर्म कर लेंगे, जब हम 15 लैब्स परफॉर्म कर लेंगे तो फिर मैं आपसे पूरी की पूरी वो जो लैब मैनुअल है वो मांगूंगा कि वही आप अपलोड कर दिएगा उसके ऊपर, टीम्स के ऊपर। तो जब मेरे पास कंप्लीट 1 से लेके 15 तक लैब मैनुअल आ जाएगा तो उसके बाद फिर उसका पार्टिकुलर एक वाइवा का मैं डेट एंड टाइम आपको मेंशन कर दूंगा, तो उस टाइम पे आपने उसका वाइवा देना होगा, ठीक है। सो अभी इसके लिए आपके, यानी अभी हमने इस वीक में 13 परफॉर्म किए, नेक्स्ट वीक हम 14 लैब पर करेंगे, उससे नेक्स्ट वीक हम 15 लैब परफॉर्म करेंगे। सो एक रफ़ टेंटेटिवली मैं बता देता हूँ कि आज हमने 13 परफॉर्म की है, फिर 14 जो होगी 22 को होगी और 15 जो हमारी लास्ट लैब है 29 को होगी, सही ना। सो वंस यू हैव परफॉर्म ऑन 29 जून लास्ट लैब, सो लास्ट लैब परफॉर्म करने के 2 हफ्ते के बाद आई अज्यूम के 13 जुलाई को आपकी लैब मैनुअल जो है वो कम्प्लीटली तौर पे कंप्लीट हो जाना चाहिए और अपलोड हो जाना चाहिए, सही ना। तो मैं 13 जुलाई से एंड ऑनवर्ड आपको जो लैब मैनुअल का वाइवा का डेट एंड टाइम होगा वो मैं बता दूंगा कि इस डेट एंड टाइम पे आपका वाइवा जो होगा वो कंडक्ट होगा लैब मैनुअल का, ठीक है। सो 29 जून को हमारी 15 लैब्स कंप्लीट हो जाएंगी होपफुली इंशाल्लाह, और फिर 13 जुलाई तक आपने अपना लैब मैनुअल कंप्लीट करना है हर सूरत में, ठीक है ना, ताकि मैं चाह रहा हूँ कि 31 जुलाई तक आपका जो रिज़ल्ट है वो कम्प्लीटली तौर पे फाइनलाइज हो जाए। एक डॉक्यूमेंट अभी और भी बना रहा हूँ मैं, जिसके अंदर मैं ये शो कर रहा हूँ कि मेरे पास असाइनमेंट नंबर 1, 2 से जितने अब 1 से लेकर 4 तक क्विज़ 1 और 2 क्विज़ हैं मेरे पास, सही ना। तो किन किन के मेरे पास डेटा जो है रिसीव हो गया है, ताकि आपको भी श्योरिटी हो कि आपने जो मुझे असाइनमेंट वगैरह जमा कराए हैं वो मेरे पास सक्सेसफुली रिसीव्ड हैं नहीं है, सही ना। तो अगर नहीं आए तो वो उस पर आप या तो मुझे दोबारा भेज दिएगा या मैं अपना रिकॉर्ड चेक कर लूँगा, ठीक है ना। सो आई एम क्वाइट श्योर कि अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका असाइनमेंट 1 और असाइनमेंट 2 मुझे नहीं मिला है, सही है ना। सो अगर वो लोग भी जमा कराना चाहें तो लेट मार्किंग के साथ डेफिनेटली उनके मार्क्स डिटेक्ट होंगे, वो जमा करवा सकते हैं, सही ना। ये सिर्फ़ और सिर्फ चूँकि हमारा ये ऑनलाइन और ये जो पेंडेमिक आ गया जिसकी वजह से हम काफ़ी डिस्टर्ब हो गया, तो मैं इसमें अब थोड़ी सी लीनियंसी शो कर रहा हूँ कि असाइनमेंट 1 और असाइनमेंट 2 जिन्होंने नहीं सबमिट कराया तो वो भी जमा करा सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली मार्क्स डिटेक्ट होंगे।
जिनके क्विज़ेस रह गए हैं तो उनका जो 27 हमने शायद जून डेट्स डिसाइड की थी, तो उसको मैं बना के फिर वो लिंक भी आप लोगों के साथ शेयर करा दूंगा। सही ना, तो इस तरह से एक आप लोगों के साथ, यानी मेरे पास 2 कोर्सेज़ हैं असल में, और फिर वो मैनेजमेंट के भी बहुत सारे काम हैं, तो पैरेलल बहुत सारे काम एक साथ मेरे पास चल रहे हैं। तो कोशिश मैं करूँगा कि तमाम चीज़ें एक सीक्वेंशियल फॉर्म में चलती रहें। सो अभी जो आप लोगों ने अब फोकस करना है मेनली अपने असेसमेंट्स के ऊपर करना है कि वो ऑन टाइम आपने देने हैं। सही है ना, जो लैब, वो जो असाइनमेंट्स हैं, क्विज़ेस हैं, लैब हैं, इनमें प्लस माइनस हो सकता है टाइम। और कोई सवाल, कोई क्वेश्चन? सर आपने जो वाइवा लेना है वो आपने हमें जो लैब का टास्क दिया है, फाइनल प्रोजेक्ट, उसमें से लेंगे आप, या ओवरऑल देखिए, लैब्स में से होगा, जो कोई भी हो नहीं, सकता आपके है? 2 वाइवा होंगे। एक होगा आपका लैब मैनुअल का। इन लैब मैनुअल से मुराद के लैब 1 से लेके लैब 15 तक जो लैब्स होंगी ना, उसमें लैब्स भी शामिल है, उसमें टास्क भी शामिल है, टास्क लिखा हुआ है। ठीक है, इस टास्क में ये याद रखें, चले मैं उसमें सीडो कोड को ऑप्शनल कर रहा हूँ कि सीडो कोड लिख लें, वैलेंट कोड नहीं लिखते, कैन मीन्स कि उसके ऊपर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सही है ना, सीडो कोड पे मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। तो जो लैब 1 से लेके लैब 15 तक का वाइवा अलग है, और जो मैंने प्रोजेक्ट आप लोगों को असाइन किया है तो उसका वाइवा अलग है। दोनों के वाइवा अलग है, लेकिन होंगे एक ही दिन में। यानी जिस तरह आपसे मैं पहले आपके लैब मैनुअल का थोड़ा सा वाइवा ले लूँगा, उसके बाद जो आपका प्रोजेक्ट होगा वो आप मुझे एक्सप्लेन कर दिएगा, उससे रिलेटेड मैं एक वाइवा ले लूँगा। इस तरह से आपके 2 वाइवा एक ही टाइम पे एक ही दिन में हो जाएंगे, और दोनों की मार्किंग अलग अलग है, वो मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन की हुई है। और सर वाइवा जो है वो थ्योरेटिकल टाइप होगा, या फिर आप उसमें आप जिस तरह मैं एमसीक्यूज देते हैं कोडिंग टाइप, वो हो सकते हैं? हो सकता है, कोडिंग टाइप भी हो सकता है। कोडिंग यानी मैं ये बोल दूंगा कि मुझे एक छोटा सा प्रोग्राम बना के दिखा दें जिसमें ये काम परफॉर्म कर दे। ओके सर। सही है, उसके लिए अभी परेशान नहीं हो। अभी जो असेसमेंट, इस वीक का जो असेसमेंट है उसको देख लें। लैब के मुतालिक हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि लैब तो बात की बात है अभी। सही है, फिर लैब मैं एंड कर रहा हूँ अभी। आप लोग ऑनलाइन ही रहें। मैं अभी स्क्रीन जो है वो शेयरिंग से हटा के फिर दोबारा आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ विद लिंक्स। सही है ना, कि लिंक्स हैं और ये इतने बजे शुरू होंगे। इन केस के अभी कोई ऐसा स्टूडेंट जो ऑनलाइन नहीं है, सही है ना, जो रेगुलर स्टूडेंट है हमारा, तो काइंडली उसको आप लोग मैसेज करके बता दें कि भाई ये लिंक्स हैं। अभी तो मैं मौजूद हूँ, लेकिन शाम 4 बजे शायद मैं मौजूद नहीं हूँगा। ठीक है ना, तो उसमें मेरी कोशिश ये होगी कि मैं एक वॉइस नोट छोड़ दूंगा रिलेटेड टू द क्वेश्चंस कि ये ऐसे क्वेश्चन है, उसमें आपने ये परफॉर्म करना है। ठीक है ना, तो अगर ये जो अभी जो फर्स्ट पार्ट है MCQs पार्ट और शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर, जो शाम वाला है वो थोड़ा डिटेल है। सही ना, उसमें आपने डेव का कंपाइलर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, उसमें प्रोग्राम को रन करें, 100% जब आउटपुट आ जाए तो उसको कॉपी पेस्ट कर दें, जो फॉर्म के अंदर आपके पास लिंक अवेलेबल होगा। ठीक है, तो उससे यानी मीन्स कि आपके पास, हमारे पास जो है वो रिज़ल्ट जो हो जाएगा सेफ हो जाएगा। ईच एंड एवरीथिंग विल बी अलाउड। सही है ना, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के मैं कह रहा हूँ कि आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपस में डिस्कशन या आंसर को वेरीफाई नहीं करना। सही ना, ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। सही ना, कि डू इट बाय योर सेल्फ इंडिविजुअली। सही ना, यूज़ बुक्स, यूज़ इंटरनेट, वॉट एवर द मीडियम, बट द डिस्कशन टू ईच अदर इज़ नॉट अलाउड। सही ना, तो इट्स अप टू यू। सही ना, ये आपके ईमान के ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ। बस मुझे मैं आप बस 2 मिनट में ना आपको लिंक शेयर करा रहा हूँ, और लिंक जो है ना वो जब आप कभी क्लिक करेंगे तो वो पेज ओपन नहीं होगा, लेकिन जो पार्टिकुलर टाइम पीरियड है उस पर ओपन हो जाएगा। जिस तरह आपको मैंने वो जो लॉन्ग जो हमारा पोर्शन है जिसमें कोड वाला है, तो वो रात 8 बजे तक का मैंने टाइम दिया है, 4:30 से 8 का टाइम है। कोशिश करेंगे 7:50 तक अपनी डेडलाइन रखें, 8 बजे का वेट ना करिएगा। सही ना, 7:50 पे सबमिट करा दें, क्योंकि हो सकता है कि आपके कंप्यूटर्स में और जो टीम्स माइक्रोसॉफ्ट का कंप्यूटर है इसमें, वो सर्वर है, इसमें डिफरेंस हो सकता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने 8 बजे के लिए ऐसे सबमिट करें और उनके सर्वर पे वो 8 बजे का टाइम अप हो गया हो, तो आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो सकती है। तो अपना जो वो कट ऑफ टाइम है ना 7:50 रखिएगा। अभी का जो टास्क दे रहा हूँ उसमें मैक्सिमम मैं समझता हूँ कि विदिन 30 मिनट्स हो जाना चाहिए। सही ना, अगर टाइपिंग स्पीड ज़रा से स्लो है।
उसकी मैं बात कर रहा हूँ। और जो हमारा सेकंड पोर्शन का है वो तकरीबन मैक्सिमम 40 मिनट्स में हो जाना चाहिए। 3.5 घंटे का टाइम है। आप किसी भी अगर आप जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपके पास टाइम होगा सबमिशन का, सही ना। आप बीच में स्टॉप भी कर सकते हैं, यानी मीन्स कि आपने आधा अटेम्प्ट कर लिया, अगर आप चाय पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, यू कैन गो इट। अगर इन केस की लाइट भी चली जाती है, दोबारा स्टार्ट करते हैं तो अपना काम अपना वहाँ से दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। सो यानी मीन्स के 40 मिनट्स 30 या 40 मिनट्स के क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको 3.5 घंटे का टाइम दे दिया है, सही है ना। सो मेक श्योर के डेडलाइन को खासकर फॉलो कर लीजिएगा। जो मैं टाइम एंडिंग टाइम बता रहा हूँ उससे एटलीस्ट के 10 मिनट पहले आप अपना जो भी असेसमेंट एग्ज़ाम है ना वो सबमिट ज़रूर करा दें। सर जी, जो दूसरा असेसमेंट है जिसके अंदर मतलब जो 4 से 8 बजे तक जिस पेपर का टाइम है उसके अंदर कितने क्वेश्चंस हैं? यार मैं खुद भूल गया, मेरे ख्याल में मैंने पिछले हफ्ते बनाया था। तीन सवाल हैं मेरे ख्याल में। सर अभी जो आपका पार्ट 1 आएगा क्वेश्चन, कैन वी डू इट ऑन आवर फोन्स? सॉरी, सर अभी वाला जो पार्ट 1 पेपर का होगा 11:30 बजे स्टार्ट होगा, सर वो फोन पे हो सकता है ना फ़ोन इजीली? पे हो सकता है, हाँ। यानी मीन्स के जब आप उसको क्लिक करेंगे ना, ओपन करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आता है कंप्यूटर या मोबाइल का, सही ना। तो आप मोबाइल पे क्लिक कर देंगे तो उसका फॉर्मेट बिल्कुल मोबाइल वाला एडजस्ट कर देगा। लास्ट टाइम जिसने मैंने क्विज़ में आपको बताया भी था कि जब आप लिंक पे जाते हैं ना तो वो आपको बताता है कि आपने कंप्यूटर बाय डिफ़ॉल्ट शायद वो कंप्यूटर पे ओपन कर रहा होता है, लेकिन अगर आपने सेल फ़ोन पे ओपन कर रहे हैं तो हो सकता है कि सेल फ़ोन पे ओपन कर दे। लेकिन ऊपर साइड में लिखा हुआ होता है कि आपने जो व्यू करना है वो कंप्यूटर में करना है या उसमें करना है, सेल फ़ोन पे ना। सर पहला पार्ट जो मोबाइल पे हो जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है मुझसे, सर जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है उनके लिए वर्ड डॉक्यूमेंट अलग से बनाना पड़ेगा? नहीं, आप लोगों के उसमें अभी तक ऐसा नहीं आएगा, लेकिन इन फ्यूचर जो क्या कहते हैं जो असेसमेंट होंगे ना तो उसके अंदर ये ऑप्शन हो सकता है कि आपने जो भी कोड परफॉर्म किया, काम परफॉर्म किया, उसको वर्ड में कॉपी किया और फिर अपलोड का ऑप्शन होगा, सही ना। अभी आपका अपलोड का ऑप्शन नहीं है, आपके पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, सही है। और उसमें आपने करना क्या है कि सिर्फ